शुरुआत करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की। यह यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी में सम्मिलित है। इनकी 4 कविताएं हैं जिसमें से आज शुरुआत किया जाएगा कलगी बाजरे का। इसका लेखन इन्होंने 10 नवंबर सन 1949 ईस्वी को कलकत्ता में किया था। यह प्रयोगवाद के अंतिम दौर की कविता है और आप कह सकते हैं इसके बाद नई कविता का शुरुआत होता है। अज्ञे ने इस कविता को संवाद के रूप में लिखा है कि किस प्रकार से वह अपने प्रेमिका को संबोधित करना चाह रहे हैं, लेकिन फूल से, चांद से, तारों से तुलना करने के बजाय बल्कि वो नए उपमान से, नए चीजों से, नए वस्तुओं से तुलना करना चाह रहे हैं और उसको जोड़ रहे हैं। और कहीं न कहीं ये डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जो प्रेमिका है वह रुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए। कलगी बाजरे की, कलगी का अर्थ कई संदर्भों में हम लोग समझ सकते हैं। जैसे जब कोई पगड़ी होता है, पगड़ी के ऊपर एक पंख टाइप का वस्तु लगा रहता है, उस चीज को कलगी कहा जाता है। जो बाजरा होता है, मोटा अनाज होता है और उसका जो फल होता है, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे भी कलगी कहते हैं। मोर हुआ, मोर के सिर के ऊपर जो छोटे-छोटे पंख बने रहते हैं, बाल नुमा निकले रहते हैं, उसको कलगी कहा जाता है। और आप कह सकते हैं जो चिड़िया होती हैं या मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, तोता होता है, उनके सिर के ऊपर जो चमड़े की तरह निकला रहता है, उस चीज को भी कलगी कहते हैं। चूंकि यहाँ बात बाजरे का हुआ है, इसलिए हम लोग संदर्भ समझेंगे कलगी बाजरे की। यानी आप कह सकते हैं मुकुट और कलगी बाजरे की, और कहीं न कहीं ये अनाज का, बाजरे का मुकुट के संदर्भ में बात किया गया है। इस कविता को हम लोग 4 संदर्भों में देखेंगे, क्योंकि इस चैनल पे भी ये शुरुआत है। इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। ऑनलाइन क्लास में इस कविता को देखा गया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण चीजें सही हो नहीं पाई। तो इस कविता को हम लोग देखेंगे संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य गुण के संदर्भ में। संदर्भ कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई कवि को इस काव्य को लिखने में। प्रसंग अर्थात पूरा सारांश हम देखेंगे, कविता का सारांश क्या निकलेगा, निचोड़ क्या निकलेगा, उसकी भूमिका के संदर्भ में। और संदर्भ प्रसंग के पश्चात आएगा व्याख्या, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का व्याख्या देखेंगे, उसका अर्थ निकाला जाएगा। और काव्य गुण के संदर्भ में रस, छंद, अलंकार या अन्य काव्य गुणों का क्या क्या प्रयोग हुआ है। तो इसको शुरुआत करते हैं और पहले देख लेते हैं कि अज्ञे ने क्या क्या चीजें लिखी हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। कलगी बाजरे की कविता आधुनिक काल की कविता है। जैसे आप सभी परिचित भी हैं कि आधुनिक काल को कई चरणों में विभाजित किया गया है। यह कविता प्रयोगवादी युग की कविता है और प्रयोगवाद युग का समय है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। यह कविता 10 नवंबर 1949 ईस्वी को लिखा गया था। तो आप कह सकते हैं प्रयोगवाद जो समाप्त होता है उसी के अंतिम के दौर की यह कविता है। इस कविता को लिखने वाले अज्ञे हैं। अज्ञे ने तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक पत्रिकाओं का संपादन भी किया हुआ है, पत्रिका भी निकाला हुआ है। प्रयोगवाद को यदि देखा जाएगा तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रयोग और वाद। प्रयोग का अर्थ ही होता है नए विषय वस्तु को आधार बनाकर काव्य का सृजन करना, और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। यानी कि प्रयोगवाद को पोषित करने में अज्ञे का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने 1943 ईस्वी तार सप्तक का प्रकाशन किया, जिससे इस काव्यधारा का उदय हुआ था। प्रयोगवाद में पूर्वमान्य प्रकृति का पुनर्ज्ञान प्राप्त करना प्रयोग का उद्देश्य सत्यान्वेषण और उससे प्राप्त सत्य का ग्रहण है। विचारकों का मानना है कि प्रयोग एक प्रक्रिया है
कोई उद्देश्य नहीं है। ये चीज याद रखना है कि प्रयोग एक प्रक्रिया है, कोई उद्देश्य नहीं है। इस कथन को आपके नेट परीक्षा के अंतर्गत पूछा जा सकता है। प्रयोगवादियों के रचनाक्रम के आधार पर भूमि प्रयोग की प्रक्रिया के आधार पर पारस्परिक मान्यताओं का पुनः अन्वेषण और पुनः परीक्षण किया गया। इसमें अज्ञे जी ने जो काव्य लिखा है उसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि प्रयोगवाद की जो प्रवृत्तियां रहेंगी, अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है। वस्तु पक्ष की उपेक्षा रूप पक्ष पर भाषाई दृष्टिकोण को दिखाया गया है। बौद्धिकता का सृजन किया गया है। उपमानों की नवीनता दी गई है। इस चीज को आप कलगी बाजरे में देख सकते हैं। साधारण विषयों का निरूपण किया गया है। निराशावाद का चित्रण किया गया है। अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है। विचारधारा से मुक्ति, वैचारिक प्रतिबद्धता का विरोध किया गया है। और इसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि नया कविता, नया नवगीत परंपरा का प्रारंभ हो जाता है। अज्ञे ने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। तार सप्तक, प्रतीक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, दिनमान, नया प्रतीक। तो आइए शुरुआत करते हैं कलगी बाजरे को। संदर्भ क्या है इसका पहले हम लोग चर्चा कर लें, फिर इसका प्रसंग को देखेंगे। संदर्भ यही है। इसके पहले मैंने ऑफलाइन क्लास में चर्चा भी किया हुआ है कि देश के आजादी के बाद और 1960 ईस्वी तक, सन 47 से 60 ईस्वी के आसपास बहुत सारे कवियों ने कविता लिखा है, कहानी लिखा है, उपन्यास और नाटक लिखा है। इस दौरान जो उन्होंने कविता लिखा है, कहानी लिखा है, काव्य लिखा है, देखेंगे कहीं न कहीं अकाल का वर्णन किया गया। और जब 60 के बाद सन 67 में जब नक्सलबाड़ी का वर्णन किया जाता है, 60, 65, 70 के बाद 85, 86 तक कवि जो है विद्रोह का, स्थानीय विद्रोह का वर्णन करते हैं, शासन प्रशासन पर कुठाराघात करते हैं, जिसमें नागार्जुन प्रमुख रूप से आ जाते हैं। यानी 10 साल, 20 साल, 1-2 दशकों की ये जो परंपरा रही है अकाल के संदर्भ में, कहीं न कहीं हम देख सकते हैं। ये जो 10-20 वर्षों की अकाल की परंपरा रही, 47, 57, 65, 66 तक अपने देश में अनाज की कमी रही है। 62 में चीन से युद्ध के विषय में भी पता है। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अकाल दर्शन धूमिल ने लिखा, अकाल के बाद नागार्जुन ने लिखा, और सन 62 में भारत चीन से युद्ध हुआ। उस समय भी नेहरू जी ने, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और उन्होंने आह्वान किया था देश के नागरिकों से कि अपने देश में खाद्यान्न की, अनाज की कमी है तो एक टाइम भोजन करें, और पूरे देश के लोगों ने उनके बातों को माना भी था। और ये कविता भी सन 1949 का है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, जब देश में, समाज में, घर परिवार में लोगों को भरपेट भोजन न मिल रहा हो, तो क्या एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए गुलाब का फूल या ले जाएगा, या फिर ऐसे उपमानों से तुलना करेगा? नहीं करेगा। कहीं न कहीं जो कवि है, लेखक है, उसके अंदर धन का भी अभाव है, और वह भोजन को, बाजरे को प्रमुखता दे रहा है। ये संदर्भ हो सकता है कवि का कविता लिखने का, क्योंकि पहले आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तब शौक की पूर्ति की जाएगी। तो कह सकते हैं कवि नए उपमानों के द्वारा अपने प्रेमिका को प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है, कह सकते हैं प्रपोज करने का प्रयास कर रहा है, और मन ही मन डर रहा है कि कहीं वह इस बात से नाराज न हो जाए। कविता को सारांश देख तो ये हो गया संदर्भ कि अज्ञे ने इसीलिए कविता लिखा है कलगी बाजरे की। शायद अगर भोजन का, अकाल का, गरीबी का उस दौर न रहा होता तो ये कविता भी नहीं लिखा जाता। तो आप कह सकते हैं कलगी बाजरे की कविता लिखने का यही कारण हो सकता है। दूसरा चीज है सारांश देखेंगे। नाम से स्पष्ट भी हो गया है, जब बाजरे की बात की गई है, नए उपमानों के द्वारा प्रेमिका को संबोधन करने की बात की गई है, तो सारांश को देख लिया जाता है एक बार। अज्ञे की कविता कलगी बाजरे की प्रकृति के सौंदर्य, उसकी सजीवता
और जीवन की जटिलताओं को बहुत ही सुंदर और गहन तरीके से प्रस्तुत करती है। इस कविता में बाजरे की फसल को प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल करके जीवन की संघर्षशीलता और आशा को दर्शाया गया है। यानी कि बाजरे को प्रतीक के रूप में दिखाया गया है और जीवन के संघर्ष को और आशा को दिखाया गया है। कविता का मुख्य संदेश प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को उजागर करना है। इसमें कवि बाजरे के पौधे की तुलना कह सकते हैं कि अपनी प्रेमिका से या किसी राशि पक्षी की कलगी से करते हैं, जो अपनी सादगी और सौंदर्य के कारण विशेष है। कवि बताना चाहते हैं कि बाजरे की यह कलगी साधारण होते हुए भी जीवन की सुंदरता और संघर्ष का प्रतीक है। ये बाजरा साधारण है, लेकिन जब हरा भरा हो जाता है, किसानों को खेतों में लहलहाता है, तो इसका सौंदर्य बढ़ जाता है। वह इस साधारण चीज में भी सौंदर्य देख पाते हैं और पाठकों को इस सौंदर्य का अनुभव कराने का प्रयास भी करते हैं। कविता में बाजरे की इस कलगी को देखकर कवि के मन में उल्लास और उत्साह का संचार होता है, जिससे वह प्रतीत होता है कि जीवन की साधारण और छोटी-छोटी चीजें भी कितने प्रेरणादायक और सुंदर हो सकती हैं। इसके माध्यम से कवि यह सुंदर इसके माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को जीवन की छोटी-छोटी बातों में भी सौंदर्य और प्रेरणा देखनी चाहिए। सारांश कह सकते हैं कि कलगी बाजरे की कविता में आगे ने प्रकृति की सजीवता और मानवीय जीवन की गहराई को बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आगे ने अपने प्रेमिका को संवाद के रूप में संबोधित करते हुए इस काव्य का सृजन किया है। न तो तारों से तुलना कर रहा है, न फूलों से तुलना कर रहा है, न ही किसी विश्व सुंदरी से तुलना कर रहा है, बल्कि वह साधारण से दिखने वाले बाजरे के कलगी से अपने प्रेमिका को संबोधन कर रहा है। इस कविता में कवि ने यह संदेश भी देना चाहा है कि सौंदर्य हमको हर जगह देखनी चाहिए, चाहे वह साधारण से साधारण वस्तु ही क्यों न हो, देखने वाले की दृष्टि में वह सुंदर बन जाती है। साथ ही जीवन की सरलता और उसकी छोटी-छोटी खुशियों का भी महत्व बताया गया है, जो अक्सर हमारे सामने होते हुए भी हमारी नजरों से छिपी रह जाती है। कलगी कलगी बाजरे की कविता में प्रकृति का चित्रण, जीवन के प्रतीक का चित्रण, भावनात्मक गहराई, सौंदर्य और सरलता का समन्वय दिखाया गया है। यानी कि कविता के माध्यम से अगेन ने यह बताना चाहा है कि कविता के माध्यम से आगे जी यह बताना चाहते हैं कि वास्तविक सौंदर्य साधारण चीजों में भी छिपा होता है। जैसे बाजरे की साधारण कलगी भी जब उचित दृष्टि से देखी जाए तो बेहद सुंदर और मनमोहक लगती है। वही अपनी प्रेमिका को संबोधन करते हुए कहते हैं। कलगी यहाँ जीवन की चंचलता और परिवर्तनशीलता का भी प्रतीक है। जैसे हवा के झोंके से कलगी हिलती है, वैसे ही जीवन में भी समय के साथ अपनी दिशा और दशा बदलता रहता है। जैसे कलगी यहाँ जीवन की चंचलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक है। जैसे हवा के झोंके से कलगी हिलती है, वैसे ही जीवन भी समय के साथ अपनी दिशा और दशा बदलता रहता है। तो यह रहा कविता का सारांश या भूमिका। कह सकते हैं कि कवि ने इस कविता को अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए लिखा है। अब आगे हम लोग देखेंगे इस कविता का व्याख्या। व्याख्या में हम लोग एक-एक लाइन देखेंगे।
इसके पूर्व मैंने ऑनलाइन क्लास में इसको पढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये चीज़ें सही हो नहीं पाई, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने है। इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आगे बने रहिए और डिटेल जानकारी के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और आपके परिचय में दोस्तों में कोई जानकारी वाला हो जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, DSSB का तैयारी कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी लाभ उठाएं। संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, अब इसकी हम लोग व्याख्या को देखेंगे कि आगे कहना क्या चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से। हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरे बाजरे की। कवि कहना चाह रहे हैं कि हरी बिछली घास, बिछली को हम लोग चिकनी भी कह सकते हैं, बिछली को जो बिछा हुआ है इस संदर्भ में बात किया गया है। डोलती कलगी छरहरे बाजरे की, जब हवा का झोंका बहता है खेतों में लगे बाजरे के जो कलगी होती है जिसपे फल आता है बाजरे का, वह हिलता डुलता रहता है और खेतों में दूर तक फैला हुआ है, दूर तक बिछा हुआ है ये हरे भरे बाजरे, ये हरे भरे खेत कवि को बड़े ही मोहक लग रहे हैं, कवि को बहुत ही भा रहे हैं, कवि को बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे है, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ के अकेली तारिका अब नहीं कहता। कवि आगे कहना चाह रहे हैं या कवि आगे नायक के माध्यम से नायिका को संबोधित करते हुए बताना चाह रहे हैं, यदि मैं आज तुम्हें जो है ललाती सांझ की, जब शाम होने वाला रहता है, आसमान एकदम लालिमा छा जाती है आसमान में, उस समय की नभ की अकेली तारिका, यानी मैं उस समय का तुमको तारा भी नहीं कहता, सूरज भी नहीं कहता, चंदा भी नहीं कहता, और उस समय की सुंदरी भी कोई नहीं कहता, क्योंकि निराला हो या अन्य लोग हैं, इन्होंने शाम का वर्णन बहुत ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करके किया है। तो अगर मैं तुमको लालाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, कवि कहता है कि मैं अब आपको ऐसे चीजों से तुलना नहीं करूंगा जैसे शाम के समय जब आसमान लाल हो जाता है, पक्षियां चहचहाने लगती हैं, अपने घर को जाती हैं, और उस समय की तारों से तुलना मैं आपकी नहीं करता, चंद्रमा से तुलना मैं आपकी नहीं करता, या शरद के भोर की निहार न्याही कोई, या फिर शरद के समय जब शीत का मौसम होता है, ठंडी का मौसम आता है, ओस गिरते हैं, भोर की निहारी न्याही कोई, उस समय का मैं न्याही कोई नहीं कहता। न्याही कोई को आप लोग कह सकते हैं छोटा सा गड्ढा होता है खेतों में जो धीरे धीरे पानी भरने लगता है, अगले दिन पानी आ जाता है। टटकी कली चंपे की, या फिर कह रहा है कि मैं ताजा ताजा चंपे की कली, चंपा का पुष्प से भी तुलना नहीं कर रहा हूँ, वगैरह अन्य चीजों से। न तो मैं तुम्हारी तुलना ताजे ताजे चंपा फूल से कर रहा हूँ, न ही मैं तुम्हारी तुलना भोर में गिर रहे ओस के बूंदों से कर रहा हूँ, न ही मैं तुम्हारी तुलना तारों से कर रहा हूँ, न चंद्रमा से कर रहा हूँ, न ही मैं यह किसी प्रकार का कि शाम के समय जब आसमान लाल हो जाता है और उस समय जो माहौल होता है खुशनुमा माहौल, मैं उस समय की नायिकाओं से भी तुलना तुम्हारी नहीं करता हूँ, वगैरह। तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला है, मैं इतनी चीजों से, कोमल मृदु चीजों से नायिका मैं तुम्हारी तुलना नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरा हृदय उथला है, यानी मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं है, या फिर मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम के प्रति गहराई नहीं है, या कि सूना है, या कि मेरा प्यारा मैला है, या फिर मेरा प्रेम सुना है, या मैं निष्ठुर हूँ, या मेरा हृदय निष्ठुर है, या फिर जो मेरा प्रेम है वो मैला हो गया है, या फिर मेरा प्रेम पुराना हो गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं चुप। कवि यह कहना चाह रहा है कि मैं इन सब चीजों का तुलना आपकी सौंदर्य से इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी जो तुलना किया गया उस मैले हो गए हैं। अगर देखा जाएगा तुलना करने के संदर्भ में, उपमा अलंकार के संदर्भ में, तो कालिदास से
पूरे संस्कृत, हिंदी या अन्य साहित्य में, कोई अन्य भाषा के साहित्य में कोई नहीं मिलेगा। यहाँ देवता के संदर्भ में कवियों की बात किया गया कि कवि आप रीतिकाल का देख लीजिए, उठा करके कितना नायिकाओं का वर्णन करने के लिए कितना कितना उन्होंने तुलना किया है। कवि इसलिए कह रहा है कि मैं इन सभी वस्तुओं से तुम्हारी तुलना नहीं करना चाहता हूँ। मैं इन सभी चीजों से तुम्हारी तुलना इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसके उपमान मैले हो चुके हैं और देवता भी देवता भी इस शब्द को पुश कर चुके हैं, प्रयोग कर चुके हैं। अब कवि यह बताना चाह रहा है कि कैसे और क्यों नहीं करना। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कवि यह कह रहा है पुराने समय में जो बर्तन चूल्हे पे खाना पकते थे तो बर्तन के ऊपर पहले मिट्टी लगाया जाता था जिसे परथन भी बोलते हैं। तो बासन का अर्थ हो जाएगा बर्तन, मुलम्मा छूट जाता है, मुलम्मा का अर्थ हो जाएगा चमक। मगर कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। कभी कह रहा है जिस प्रकार से पहले के समय बर्तन को अधिक घिसने से उसका जो चमक है घिस जाता है, खत्म हो जाता है, उसमें चमक व रौनक बर्तन में नहीं रह जाता है क्योंकि बर्तन की अधिक सफाई करने का और साफ करने का प्रयास किया जाता है। मगर क्या तुम नहीं पहचानो पाओगी? कवि यह कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं ये तुलना करना चाहता ऐसे वस्तुओं से क्योंकि वो सभी मैले हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं। लेकिन कवि कह रहा है क्या तब भी तुम मुझे नहीं पहचान पाओगी मेरे इस सादगीपूर्ण प्रेम को? तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इसी जादू के निजी किसी सहज गहरे बोध से, किसी प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं यह कहूं, कवि यह कह रहा है कि तुम जो हो, तुम्हारा सौंदर्य है, मैं उसके बहुत निकट हूं, तुम उसके बहुत निकट हो, लेकिन इसी जादू के निजी किसी सहज कवि कह रहा है कि मैं किसी गहरे प्यार से कह रहा हूँ, सहज भाव से कह रहा हूँ, निजी अनुभव से कह रहा हूँ, अपने बुद्धि विचार से कह रहा हूँ कि तुम्हारा सौंदर्य मेरे लिए अद्वितीय। आगे बिछली घास हो तुम, लहलाती हवा में, कलगी छररे बाजरे की। कवि कह रहा है कि तुम मेरे लिए एक बिछली घास हो, यानी बिछी हुई घास के समान हो। आप तुलना कर सकते हैं जब कोई पार्क होता है जहाँ पे केवल घास लगाए जाते हैं, दूब लगा होता है। कहीं पर्वतों वाले स्थान पे जाएंगे तो पर्वतों पे चारों तरफ केवल हरियाली होती है। कोई ऐसा मैदानी क्षेत्र या कह सकते हैं अक्टूबर नवंबर का महीना जब खेतों को देखेंगे, खेत दूर दूर तक हरियाली लगी रहती है। वही कवि कह रहा कि बिछली घास हो तुम ऐसी हो जैसे कोई बिछी हुई घास हो जो आंखों को ठंडक पहुंचा रही हो। लहलाती हवा में कलगी छरहरी बाजे, जब हवा बह रहा है और जब बाजरे का कलगी हिल डुल रहा है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तुम भी मुझे वैसे ही प्यारी लग रही हो। आज हम शहरातियों को, कभी कह रहा कब मैं शहरी हो गया हूँ, अब मैं नगरों में रह रहा हूँ। मैं के संदर्भ में सभी लोग नगरों में रह रहे हैं। पालतू मालंच पर सौरी जूही के फूल से, पालतू मालंच के संदर्भ में पार्क समझेंगे, मालंच के संबंध में गमला समझेंगे। पालतू मालंच पर सौरी जूही के फूल से, कभी कह रहा है कि गमलों में, पार्कों में अब क्या है लोग फूल लगा दिए हुए हैं। उसे देख करके सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। कवि कह रहा है अब चूंकि गांव में जो चीजें दिख जाती हैं, जो बाजरे दिख जाते हैं, जो हरी भरी खेत खलियान दिख जाते हैं, शहरों में नहीं मिलता। लेकिन गमलों में लोग जूही का फूल लगाए हुए हैं, पार्क में लोग हरियाली लाए हुए हैं, शहर के पार्कों में घास बिछी हुई हैं। वही उनको उदारता ला रहा है, वही उनके लिए ऐश्वर्य की बात है, वही उनके लिए सौंदर्य की बात है, वही उनकी सृष्टि का अर्थात वही उनके संसार का विस्तार है। और कहीं न कहीं वही उनके लिए सच्चा प्यार है जो प्रतीक के रूप में शहर के लोगों ने गमले में, पार्कों में पौधों को, हरी हरी घास को लगाया है, जो उनके लिए हरी हरी घास बिछी हुई है। या शरद की सांझ के सुने गगन की पिठका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। कभी कह रहा है शरद के मौसम में, शाम के समय जब हवा आसमान सूना रहता है, उस समय बाजरे अकेले रहते हैं।
कवि यह तुलना कर रहा है कि शाम के समय जब सभी किसान अपने घर को चले जाते हैं, गाय भैंस चराने वाले भी अपने गांव में घर चले जाते हैं, उस समय बाजरा अकेले रह जाता है खुले आसमान के नीचे। और उस समय जब वह हिलता है, वो जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य मैं तुम में देख रहा हूँ। यानी जो सौंदर्य कवि अपने प्रेमिका में देख रहा है, वही सौंदर्य कलगी बाजरे में देख रहा है। और कलगी बाजरे की तुलना अपने प्रेमिका से, प्रेमिका की तुलना कलगी बाजरे से कर रहा है। आगे है, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीराना संस्कृति का घना हो सिमट आ जाता है। कवि कह रहा है, जब मैं ऐसे दृश्य को देखता हूँ अपने खुली आंखों से बाजरे के खेतों को, तो ये जो खुला वीरान संस्कृति का ये जो संसार है, ये मुझे अब सिमटता हुआ नजर आ जा रहा है। संसार के सिमटने का संदर्भ ये हो गया है कि संसार के सिमटने का यह अर्थ हो गया कि रात होने वाली है, रात होने वाली है। अब यहाँ पे दूर तक देखना उतना सुनिश्चित नहीं है, नजरें अब दूर तक नहीं देख पा रही हैं। तो वही कवि कह रहा है, अब वो चीजें, वो संसार अब सिमटता हुआ जा रहा है, घना होता जा रहा है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। कवि कह रहा है, जब सब लोग अपने गांव चले गए, घर चले गए हैं, इस समय मैं बिल्कुल एकांत हूँ, अकेले हूँ, और मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ। वही कवि कह रहा है कि शब्द जादू है, मगर क्या समर्पण कुछ नहीं। कवि कह रहा है कि मैं मानता हूँ कि शब्दों में जादू होता है। अच्छे शब्दों का प्रयोग करके, मृदुल शब्दों का प्रयोग करके किसी को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन जो मेरा समर्पण है, क्या उन अच्छे शब्दों के सामने कुछ भी नहीं? यह ऐसा प्रश्न कवि अपने प्रेमिका के संदर्भ में करता है। आप नेट के विद्यार्थी हैं और आपने जब कहानियां पढ़ा होगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न प्रेमचंद ने लिखा है। उसमें भी शब्दों की शक्ति आप पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से दिल फरेब ने दिल फिगार के संदर्भ में बातें कही। आप जब कई सारी कविताओं को पढ़ेंगे, कहानियों को पढ़ेंगे, उसमें संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप कहानी पढ़ेंगे, कानों में कंगना और प्रथम भाग के अंतिम में नायिका प्रभावित होती नायक के संवाद के द्वारा ही। संवाद के द्वारा ही नायक नायिका से, नायिका नायक से प्रभावित हो जाते हैं। वही कवि कह रहा है कि शब्दों में जादू होता हुआ सत्य है, वह स्वीकार करता है, लेकिन कवि कह रहा है कि क्या जो मेरा समर्पण है वो कुछ भी नहीं। इसी प्रश्न के साथ इस कविता का समापन होता है। अब जब चूंकि आपने व्याख्या को पूरा समझ ही लिया है यहाँ तक, तो आप तुलना करिए, जब 1949 में लिखा गया है, अकाल दर्शन धूमिल ने लिखा है, अकाल, और उसके बाद नागार्जुन ने कविता लिखा है। इन सब कविताओं का लिखने का जो सन है, क्रम है, ये 2 दशक या 10 साल 20 साल के अंदर का ही कालावधि है। इसी दौरान भारत चीन से और इसी दौरान भारत चीन से युद्ध भी हुआ था, अनाज की कमी थी। तो जो उस समय तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय जो समाज में चल रहा था, कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कवियों ने उसको अपने काव्य में स्थान दिया है। तो इस तरीके से अज्ञे जी की एक बेहतरीन कविता रही है, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कविता रही है, प्रयोगवाद की कविता रही है, नए उपमानों का प्रयोग किया है। और जब कहीं न कहीं आप इस कविता को, भाव को समझ लेते हैं, तो आपको लगता भी है, जब कहीं न कहीं इस कविता के भाव को आप समझ लेते हैं, तो आप समझ भी पाते हैं कि ये कविता का शीर्षक कलगी बाजरे की लिखना, या इस कविता को लिखना कितना जरूरी हो गया था हिंदी साहित्य में। तो उस युग का प्रभाव इस कविता में देखा जा सकता है। चैनल पे अभी तक बने हुए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि ऐसे ही और बेहतर वीडियो आपके सामने आ सके।